नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वाग्धारा संपत सिंह देवल में। साथियों, अपना जो बिंदु चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और उसका जो पहला टॉपिक है वो नामकरण और काल विभाजन चल रहा है। नामकरण और काल विभाजन की श्रृंखला में सातवें साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हमने दो लोगों को लेकर बात कर ली थी। कल के वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो साहित्य इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को लेकर हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही परंपरा का निर्वहन किया है, मगर वहां पर ज्यादा बात की है जो बिंदु आचार्य शुक्ल जी से छूट गए हैं। डॉक्टर वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा था, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय 750 से 1000 विक्रम संवत। हाँ मित्रों, ये कल के वीडियो में टाइपिंग मिस्टेक था, लिखने में चूक हो गई थी। वहां 700 की जगह प्लीज आप 750 विक्रम संवत कर लेना। और चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। और कुल मिलाकर जो आदि काल रहा दोस्तों वो रहा 750 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल के 4 अध्याय रखे और भक्ति काल को बांटा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। दोस्तों, रीति काल और आधुनिक काल को ये लिख नहीं पाए। याद रखना, इन्होंने अपना जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उसमें सिर्फ आदि काल और भक्ति काल तक को ही शामिल किया है और उसका एग्रीगेट जो समय रहा है वो 750 से 1750 विक्रम 1000 वर्षों का है। आगे का वो लिख नहीं पाए, बस विभाजन इनका ये दो है। आगे शुक्ल जी के आधार पर मान्यता जरूर है उनकी भी कि रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन यानी आगे। इन दो कालों का विभाजन वो दूसरे भाग में करते, मगर संयोग से दूसरा भाग वो लिख नहीं पाए, उनका प्रकाशित नहीं हो पाया। इसलिए आदि काल और भक्ति काल तक का ही साहित्य हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में मिलता है और ये एक आधा इतिहास है दोस्तों। ओके, अगला जो व्यक्ति है साहित्य इतिहासकार है वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी वो व्यक्ति है जिन्होंने न सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कई मान्यताओं को खंडित किया, बल्कि उन्हें खंडित करके अपनी मान्यताओं को मनवाया भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई साहित्य इतिहास नहीं लिखा। नंबर 1 याद रखना, उन्होंने कोई साहित्य इतिहास नहीं लिखा। साहित्य की विकास परंपरा में उन्होंने 3 पुस्तकें दी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 1952 का है दोस्तों। मित्रों,
हिंदी साहित्य का आदिकाल उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, आप कई लोगों के पास होगी। असल में हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है दोस्तों? नागरी प्रचारणी सभा काशी आपको याद होगी। नागरी प्रचारणी सभा काशी और वर्ष है 1952-53 ही। नागरी प्रचारणी सभा काशी 1952-53 और 1952-53 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष हुआ करते थे हजारी प्रसाद जी द्विवेदी दोस्तों। उन्हीं दिनों बिहार में एक संस्था और प्रचलन में है हिंदी के विकास को लेकर, राष्ट्रभाषा परिषद। राष्ट्रभाषा परिषद बिहार दोस्तों। राष्ट्रभाषा परिषद बिहार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अलग अलग समय पर बुलाता है और उन्हें आदिकाल पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में जाकर 5 व्याख्यान देते हैं। 5 व्याख्यान देते हैं और इन्हीं 5 व्याख्यानों का संग्रह है आज आपके पास हिंदी साहित्य का आदिकाल के रूप में है। बात को अब एक धारा में पिरो लेते हैं। असल में आपसे कभी किसी परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखा हुआ है वो मूलतः क्या है, तो वो मूलतः 5 व्याख्यानों का संग्रह है। वो कहां दिया था? वो राष्ट्रभाषा परिषद बिहार में दिया था दोस्तों। और उन्हीं 5 व्याख्यानों को एक पुस्तक का रूप देकर आपके सामने रख दिया गया है। उसी वर्ष 1952-53 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही थे दोस्तों। मित्रों, आचार्य शुक्ल के द्वारा आदिकाल को दिए गए वीर गाथा काल का नाम इन्होंने जो है वो खारिज कर दिया, विरोध किया दोस्तों उसका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि यदि मेरे सुधी पाठक ये नहीं माने कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूं, यानी कि मुझे आचार्य शुक्ल की बात का खंडन ही करना है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो आदिकाल था वो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक स्वरूप को विकसित कर रहा था। उसमें किसी एक प्रवृत्ति, किसी एक भाव विशेष को खोजना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आदिकाल को आदिकाल ही रहने दो। और जो दोस्तों आदिकाल था कालगत, उसको प्रवृत्तिगत भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल ही कहते हैं। याद रखना महत्वपूर्ण बात है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। और मैं इसका समर्थन करता हूं, ऐसा कह के हाथ खड़ा किया डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी ने। यानी कि इनकी बात से सहमत कौन है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नोट कर लें, आदिकाल पहले भी नाम चल रहा है प्रचलन में, मगर पहले समय को लेकर चल रहा है। उसे प्रवृत्ति में आदिकाल कहने वाला जो व्यक्ति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रखे गए आदिकाल का समर्थन डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी ने भी किया है। तो प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रारंभिक काल को नाम आदिकाल किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और अगर विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं हो तो फिर नगेंद्र सिंह जी दोस्तों। मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का जो काल विभाजन किया वो ईस्वी सन में किया है। एक और बात याद रखेंगे, इन्होंने आदिकाल 10वीं सदी से 14वीं सदी यानी 1000 से 1400 ईस्वी, भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी, रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल
1900 से अद्यतन यानी आगे तक। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रखा हुआ जो है नामकरण और काल विभाजन है, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है और 10वीं से 14वीं सदी तक उसका समय माना है। एक और बात दोस्तों, इस हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने आदिकाल को कहा है परंपरा प्रेमी, मैं इधर ही लिख देता हूं नीचे, परंपरा प्रेमी रूढ़ि सजग व सचेतन कवियों का काल है। बम्पर प्रश्न है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस व्यक्ति ने आदिकाल को परंपरा प्रेमी, रूढ़ि सजग व सचेतन कवियों का काल कहा है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा है। याद रख लें, आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, साथ में परंपरा प्रेमी, रूढ़ि सजग और सचेतन कवियों का काल, कौन से काल को कहा जाता है? वो भी आदिकाल को, और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद जो नाम आता है वो है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त दोस्तों, गणपति चंद्रगुप्त के साहित्य इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वर्ष 1965 ईस्वी। वर्ष 1965 ईस्वी। गणपति चंद्रगुप्त हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें साहित्य इतिहास पढ़ना कैसे है ये सिखाएंगे दोस्तों। मित्रों, इन्होंने पूरे साहित्य को बांटा 3 भागों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय रखा 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी दोस्तों। 1184 से 1350। मध्यकाल के 2 भाग किए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। 1350 से 1500 पूर्व मध्यकाल और 1500 से 1857 ईस्वी उत्तर मध्यकाल और 1857 ईस्वी से आगे तक आधुनिक काल। दोस्तों ये बंटवारा किया गणपति चंद्रगुप्त ने, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। दोस्तों इस आदिकाल को इन्होंने नाम दिया प्रारंभिक काल, नवोन्मेष काल या शून्य काल। तीनों नाम याद रखेंगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, नवोन्मेष का काल किसने कहा है और शून्य काल किसने कहा है? तीनों नाम जो है गणपति चंद्रगुप्त के हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त ने एक और काम किया, वो किया साहित्य इतिहास का विभाजन। आदिकाल और मध्यकाल को विशेषकर इन्होंने धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित, इन 3 धाराओं में बांट दिया।
धर्माश्रित के तहत सिद्ध, नाथ, जैन, संत परंपरा रखी। राज्याश्रित के तहत ऐतिहासिक, रासो या मैथिली की गीति परंपरा दोस्तों, और लोकाश्रित में जो है पौराणिक आपके लोक परंपरा की कथाएं। ये तीन जो है इनका विभाजन है। हम आदिकाल इसी परंपरा में पढ़ेंगे दोस्तों। हम अभी पढ़ रहे हैं नामकरण और काल विभाजन। जब आदिकाल साहित्य आएगा अपना इस बिंदु के बाद, तो हम तीन बंटवारे कर देंगे, धर्माश्रित, लोकाश्रित और राज्याश्रित। जिसमें धर्माश्रित में हम सिद्धनाथ जैन पढ़ेंगे, राज्याश्रित में रासो साहित्य और लोकाश्रित में हम खुसरो की पहेलियां आदि रचनाएं पढ़ लेंगे। तो आपको ये बंटवारा याद रखना है गणपति चंद्रगुप्त के आधार पर। असल में मैं आपको साहित्य इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं कि साहित्य इतिहास पढ़ते कैसे हैं। बस किताबें आपके पास है, चीजें आपके पास है, उन्हें सिस्टमेटिक करना है हमें दोस्तों। नामकरण और काल विभाजन परंपरा में कल के वीडियो से आगे की बात करूं, शुक्ल जी के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, अगला जो साहित्य इतिहास है वो लेकर फिर से आई नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा काशी। दोस्तों, ये संपादित ग्रंथ है, ये किसी एक आदमी द्वारा लिखा हुआ नहीं है। शताधिक, 100 से भी ज्यादा लोगों ने जिसकी जिस हिस्से पर, जिस बिंदु पर पकड़ है, उसी बिंदु पर दोस्तों उस आदमी ने काम किया। इसमें कुल 16 खंड है, 16 खंड है, जिसका पहला खंड हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडेय, और 16वां खंड हिंदी का लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन। ने लिखा है दोस्तों। पहला और अंतिम याद रखना है। इसका जो छठा खंड है दोस्तों, वो रीति काल की भूमिका या रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र सिंह जी ने लिखी है। ओके दोस्तों, एक गफलत जिसमें अधिकांश विद्यार्थी आते हैं, 3 भूमिकाएं आ चुकी है दोस्तों। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका और रीति काल या रीति काव्य की भूमिका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद जी द्विवेदी और रीति काल की भूमिका, ये 2014 में स्कूल लेक्चरर में प्रश्न आया भी है, ये नगेंद्र सिंह जी ने लिखी है। याद रखना दोस्तों, जब अपना एक बिंदु हो जाएगा, जहां तक है रविवार को मैं आदिकाल के जितने बिंदु हो जाएंगे, शनिवार को आपको पहले पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर टेस्ट पेपर दे दूंगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए और ईमानदारी से अपने आप को जैसे किसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं दोस्तों, वैसे रोज नियमित आप इसका अध्ययन करें। रविवार आपका हिंदी साहित्य के टेस्ट का दिन रहेगा दोस्तों आपको, तो वहां याद रखना गफलत करेंगे। रीति काल की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मित्रों, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और इसी के साथ एक और संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अब उसके साथ एक नाम और जुड़ गया है दोस्तों, हरदयाल सिंह। दोस्तों नगेंद्र सिंह जी ने यह साहित्य इतिहास लिखा नहीं है, संपादित किया है, और इसका संपादन अब अलग अलग संपादकों द्वारा अनवरत जारी रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में नगेंद्र सिंह जी ने जो सबसे बढ़िया काम किया है वो बड़ा ठोस नामकरण और काल विभाजन किया। दोस्तों इसे आप ढंग से याद कर लें। पहला है आदिकाल, जिसका समय 7वीं सदी मध्य, याद रखना जब सदी शुरू होती है तो 7वीं सदी मतलब 600, तो 7वीं सदी मतलब 600, 7वीं सदी मध्य मतलब 650 से 14वीं सदी मध्य 1350 ईस्वी। इसे अगर आप यूं लिखना चाहो तो लिख लेना, 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य। भक्ति काल रहा दोस्तों 14वीं सदी मध्य यानी 1350 से 17वीं सदी मध्य अर्थात 1650 ईस्वी तक। रीति काल ये रहा 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य। ऐसे तो 1850 होता है, मगर ये क्रांति के समय तक दोस्तों 1857 ईस्वी तक। और फिर आधुनिक काल, ये 1857 से आगे तक। दोस्तों यहां डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने बड़ा काम किया है। ये ऊपर के वर्गीकरण तो कमोबेशी सन इधर उधर होकर सबके पढ़ते आ रहे हैं। नगेंद्र सिंह जी ने आधुनिक काल का विभाजन किया है। स्क्रीनशॉट एक बार इतने का ले लीजिए आप। अगला है दोस्तों नगेंद्र सिंह जी द्वारा आधुनिक काल का किया गया विभाजन। आधुनिक काल (1857) से आगे तक, जिसमें दोस्तों पहला जो खंड है उसे नाम दिया पुनर्जागरण काल, या इसके नेता भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए भारतेंदु युग। और यह समय रहा 1857 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका छपने तक, यानी 1857 से 1900। दोस्तों पुनर्जागरण सामाजिक और साहित्यिक दोनों तरह का हुआ है। इसी पुनर्जागरण काल को रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल कहा है। नवजागरण काल, ये नाम किसकी देन है? रामविलास शर्मा की। दोस्तों पुनर्जागरण जो हुआ भाषा को लेकर, खड़ी बोली को, अब उसमें जागरण में सुधार का समय है, जागरण सुधार काल। हिंदी की विधाओं में सुधार हुआ, लेखन परंपराओं में सुधार हुआ, और ये सारा सुधार कौन सी पत्रिका करती है दोस्तों? वो सरस्वती पत्रिका करती है, जिसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसलिए इसे नाम दिया गया द्विवेदी युग। ये 1900 से 1918 ईस्वी तक। अगला है दोस्तों 1918 यानी कि झरना का समय, छायावाद। छायावाद 1918 से 1936 प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन तक, मगर दोस्तों उससे आगे तक 2 वर्षों तक छायावादी रचनाएं मिलती रही, इसलिए इसका समय कई लोग 1938 भी बताते हैं। छायावाद के बाद आया
और प्रयोगवाद। दोस्तों प्रगति प्रयोगवाद नाम एक साथ दे दिया तो समय रहा 1938 से 1953, मगर इसमें भी प्रगतिवाद जो रहा वो 1938 से 1943 तक। याद रखना 43 नहीं होता है, 53 नहीं होता है, 43 और 53। और प्रयोगवाद जो है 1943 से 1953 ईस्वी तक। और मैं ऊपर का मिटा देता हूं। दोस्तों फिर आया नवलेखन काल। ये 1953 से आगे बोले तो 1960। दोस्तों 1960 के बाद साठोत्तरी जो 1960 से 1975 लगभग, और उसके बाद जन कविता ये 1975 से आगे तक, ये जनवादी है दोस्तों। ये है अपना पढ़ने का बिंदु। अब से दोस्तों पहला बिंदु अपना नामकरण और काल विभाजन जो चल रहा था, जो आज यहां आकर विराम ले रहा है। दोस्तों अब सिलेबस तय कर लें। हम पढ़ने जाएंगे आदिकाल, आदिकाल कंप्लीट होने के बाद भक्ति काल, रीति काल, और फिर जब आधुनिक काल आएगा तो उसके ये पाठ है दोस्तों: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और फिर नई कविता। दोस्तों जब भी आपके टिप्स पे होना चाहिए कि मैं कौन सा काल पढ़ूंगा, मुझे क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों मित्रों एक बार समरी के तौर पर, और विशेषकर आप अब एक काम करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर जो आगे 4-5 लोग बताए हैं उनका सबका नामकरण और काल विभाजन। जैसे आचार्य शुक्ल, अपने रजिस्टर में सबका नामकरण काल विभाजन क्रम से जमाते जाएंगे। चाहो तो आप मिश्र बंधुओं का भी ले सकते हैं। आदिकाल, आदिकाल को कहा वीर गाथा काल, समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। एक और बड़ी बात दोस्तों, मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय रखा है, तो एक तो -57 करने पर 993 से 1318 ईस्वी भी पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं, तो आप यूं नहीं रहेंगे वहां 1050 ईस्वी दे दिया और वो ठोक कर आ गए। दोस्तों दूसरा, सन ही नहीं दे और फिर पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या रखी है, और उस समय दोस्तों वो पक्का राजाओं के नाम देगा। जो 993 है उस समय राजा भोज थे दोस्तों, और यहां जो है हमीर, रणथंबोर वाले। तो ये याद रखना, कभी ऐसे प्रश्न आ जाए कि भोज से लेकर हमीर तक का, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जेहन में ये 2 राजा थे, प्रारंभ में भोज और अंत तक जो है रणथंबोर वाले राजा हमीर चौहान। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। अगला है दोस्तों भक्ति काल। भक्ति काल, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम, और रीति काल ये 1700 से 1900, और आधुनिक काल जिसे
गद्दे काल नाम दिया दोस्तों। ये 1900 से लगभग 1984 विक्रम संवत। ऐसे करके आपको जो पीछे वीडियो में है उनके सबका होमवर्क करना है दोस्तों। शुक्ल जी के बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद गणपति चंद्रगुप्त और गणपति चंद्रगुप्त के बाद में डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी दोस्तों। ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। पीछे की वीडियोस में देख लेना, वो सारा यहां करना आपका समय जाया करना होगा दोस्तों। मित्रों, अब अगला बिंदु है नामकरण। किसने क्या नाम दिया, इसे बस सिर्फ फेरना है, समरी करना है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया था गारसादत ताशी ने। मगर ताशी का दोष क्या था? उसने नामकरण और काल विभाजन नहीं किया। करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर तक ये बात चलती रहेगी। सबसे पहले जो नामकरण किया वो किसने किया दोस्तों? वो किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो हिंदी साहित्य का के आदिकाल का नामकरण, ये टॉपिक आप डाल लें। पहला है दोस्तों चारण काल। देने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। जिस क्रम में पढ़ते आए हैं उसी क्रम में पढ़ते जाइए दोस्तों। आरंभिक काल ये दिया दोस्तों मिश्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल ये नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों, शुक्ल जी की बात से बाबू श्याम सुंदर दास जी भी सहमत है। कभी ऐसा हो कि शुक्ल जी विकल्प में ही नहीं हो तो ढूंढते रह जाओगे। वीरगाथा काल के बाद, शुक्ल जी के बाद संधि और चारण काल, ये नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर आदिकाल ये नाम दिया दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी और समर्थन किया नागेंद्र सिंह। प्रारंभिक काल, नवोन्मेष काल या फिर शून्य काल, नाम दिया गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला नाम है दोस्तों बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल ये कहा है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। ऊपर का मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेने वाले मुझे कहते रहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करें, ले लीजिए आप लोग। अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ। आधार काल सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास वाले।
दोस्तों दो नाम बड़े मैं चलाकर अभी रोक रहा हूं, आओ अब उनमें से बात करते हैं। पहला नाम है उन दो नामों में से पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों सिद्ध सामंत काल है, ये किसने कहा? ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया सिद्ध सामंत काल है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का संधि चारण काल है। ये दोनों एक ही प्रवृत्ति पर आधारित दिए गए नाम हैं। देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा कह रहे हैं कि उस समय अपभ्रंश प्लस देश भाषा, इनमें क्या हो रही थी? संधि हो रही थी, इसलिए उस काल को क्या कहो? संधि काल कहो। मगर दोस्तों अपभ्रंश प्लस देश भाषा में मिली जुली भाषा का प्रयोग करने वाले कौन थे? वो थे सिद्ध। तो डॉक्टर वर्मा का जो नाम रखने के पीछे विचारधारा थी उनकी, वो थी भाषा का तरीका और इनके है भाषा के प्रयोक्ता। दोस्तों फिर उन्होंने कहा चारण काल, अगले काल को। दोस्तों चारण दरबारी संस्कृति में किसी दरबार में रहकर किसी सामंत के पास रहकर लिख रहे थे, तो इन्होंने लेखक के नाम पर और इन्होंने आश्रयदाता के नाम पर जो है नामकरण किया है। तो ये दोनों नाम एक ही पहलू को देखकर रखे गए दो अलग अलग विचार है। दोस्तों सिद्ध और संधि और चारण काल और सिद्ध और सामंत काल। दोस्तों दूसरा नाम जो रोका गया वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा दिया गया नामकरण दोस्तों, और वो है पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों पुरानी हिंदी असल में एक निबंध सीरीज थी, निबंध माला थी। वर्ष 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी, हाँ ये आप याद रख लें, सरस्वती नहीं, नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसमें दोस्तों उन्होंने पुरानी हिंदी नाम से निबंध सीरीज चलाई थी और उस निबंध सीरीज का नाम ही क्या था? पुरानी हिंदी। दोस्तों वहां उन्होंने एक कोटेशन दिया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो ये कोटेशन भी अगर आता है तो ये किसका है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। दोस्तों गुलेरी जी का जो समय ज्ञान है आदिकाल का, वो है असल में एक राजा भोज, जिसके बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल तो भोज को देख रहे हैं, दोस्तों गुलेरी जी देख रहे हैं भोज के चाचा मुंज को। राजा मुंज भोज के चाचा थे और बड़े कहते हैं आशिक मिजाज व्यक्ति थे। ये 100 कोस दूर अपनी प्रेमिका से रात भर में मिलकर वापस अपने महलों में भी आ जाते थे। दोस्तों मुंज एक बार तेलप नरेश के यहां धर लिया गया, उन्होंने मुंज को गिरफ्तार कर लिया और उस तेलप नरेश की जो बहन है अधेड़ उम्र की, जो उन्हें ससुराल जाती थी, उसका नाम था मृणालवती। मृणालवती, और राजा मुंज वहां मृणालवती से प्रेम कर बैठते हैं। इधर राजा मुंज ने एक मैसेज किया भोज को कि भतीजा मुझे तो यहां बंदी बना लिया गया है। भोज कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं सुरंग खुदवा कर आपको रातों रात वहां से निकलवा लूंगा। और दोस्तों आज वो निश्चित दिन है कि कल सुरंग जेल में निकल ही जाएगी। मुंज कहते हैं मृणाल से कि मृणाल कल तैयार रहना, भागेंगे यहां से। और मृणाल पहले ही जाकर अपने भाई को कह देती है कि कैसा सम्राट है वो, तेरा कैदी भाग रहा है। दोस्तों मुंज की आंखें फोड़ दी गई और चौराहे पर मृत्यु दंड दिया गया। वो प्रेम कहानी है मुंज और मृणाल की, और वो जो राजा मुंज लिखते थे उसी भाषा को उन्होंने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है।
किसने? गुलेरी जी ने दोस्तों जब बात आएगी हिंदी का पहला कवि, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी 1050 से ही हिंदी साहित्य का आदिकाल मानते हैं। गुलेरी जी भी 1050 से ही हिंदी साहित्य का आदिकाल मानते हैं विक्रम संवत से। तो दोनों की नजर एक ही आदमी पर रहेगी, मुंज पर। इसलिए गुलेरी जी और शुक्ल जी दोनों हिंदी का पहला कवि किसे मानेंगे? मुंज को मानेंगे। मगर दोनों के नामकरण में विचारधारा अलग है। एक प्रवृत्ति में वीर रस को ले आता है तो वीरगाथा काल रख देता है, एक भाषा के तरीके को जिसे पुरानी हिंदी कह देते हैं। यह हुआ दोस्तों अपना नामकरण, काल विभाजन का जो बिंदु है वो। अब आपके लिए एक होमवर्क दोस्तों, मित्रों जो 3 क्लासें ली है उन्हें याद कैसे करना है, उन्हें कम से कम समय में आप दोहरा कैसे सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सारणी दे रहा हूं। मैं बिंदु दे रहा हूं, आपको वो सारणी बनानी होगी दोस्तों। पहला बिंदु है क्रम संख्या, दूसरा साहित्य इतिहास, दूसरा साहित्य इतिहासकार, तीसरा है भाषा, प्रकाशन वर्ष, गुण, दोष और विविध। ये टॉपिक दोस्तों आपको एक पेज पे बना लेने हैं जिन पर आप काम करोगे। क्रम संख्या में पहला है इत्सवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इतिहासकार है गार्सा द तासी, भाषा फ्रेंच, प्रकाशन वर्ष 2 जो है 1839 और 1847, गुण प्रथम प्रयास, दोष नामकरण, काल विभाजन नहीं किया, अलग अलग भाषा के कवियों को शामिल कर लिया, और दोस्तों अनुवाद या किसने क्या कहा जो इन 5 कॉलम में नहीं आ रहा वो सारा विविध में डाल देंगे। ऐसे करके आपको नागरी प्रचारणी सभा काशी तक के सभी साहित्य इतिहासों के बारे में एक सारणी बना लेनी है दोस्तों। और जो ईमानदार विद्यार्थी है वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना अपनी सारणी की फोटो खींच के दोस्तों। यकीन जानिए 3 दिन का काम 15 मिनट में हो जाएगा आप लोगों का। और जब भी फुर्सत में रहो आप रफ से ये काम करते जाओ, ये सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी। मित्रों कल का अपना बिंदु रहेगा आदिकालीन साहित्य, जिसे हम 3 धाराओं में बांट लेंगे, धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित। और धर्माश्रित के तहत हम सिद्धनाथ जैन पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग अपने पास जो भी सहायक सामग्री है उसमें कल सिद्धनाथ और जैन पढ़ लीजिए दोस्तों। अब हम रफ्तार पकड़ लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग रेगुलर रहेंगे दोस्तों। खूब सावधान, ये समय आलस्य का नहीं है। विज्ञप्तियां आएगी और फिर वही होगा। इस समय जितना बेहतर कर सकते हो वो कीजिए। आप अपने आप को एक नियम में ढाल लीजिए कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। जो गृहिणियां हैं, कई मुझे मैसेजेस भी करती हैं कि सर हमारे घर का काम रहता है, ये रहता है। दोस्तों कैसे भी एडजस्ट कीजिए, और जहां तक हो आप लाइव प्रीमियर पर रहिए ताकि आपको लगे कि आप एक क्लास के माहौल में हैं। आलस से कर दिया कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, तो फिर तो आप पर वो बोझ बनता ही जाएगा। अभी भी 3 ही वीडियो बने हैं दोस्तों, और आप अपना दायित्व निभाते रहिए, अपने साथियों को बताते रहिए दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।